हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ 7वीं कक्षा का भूगोल का पहला पाठ। ध्यान से सुनना और समझना। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पर्यावरण। इसमें लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहाँ एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। यानी शिक्षक ने क्या बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो पर्यावरण कहलाता है। आसपास में सब कुछ आ जाता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। बिल्कुल। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण, जो ऊपर बताया, क्या बताया? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो हमारे चारों ओर जो कुछ भी आप देखते हो वो सब कुछ हमारे पर्यावरण का अंग है। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, पशु, पक्षी जो भी हैं, ये सब प्राकृतिक है, कुदरतन है। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, मनुष्य ने किया है। जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आप जैसे देखते हो क्लास में, बेंच है, मेज है, कुर्सी है, टीवी है, जो भी आप अपने आसपास में मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीज़ें देखते हैं, ये सब जो है मानव ने बनाया है। तो यानी पर्यावरण जो है वो दो प्रकार से है, एक प्रकृति द्वारा बनाया हुआ और एक मनुष्य द्वारा। अब जो है उसके बाद उनको पूछा कि भी आप अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनकी सूची बनाइए। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। आप देखिए यहाँ पर जो है पर्यावरण के घटक दिए हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्राकृतिक घटक कौन से हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। प्रकृति द्वारा क्या क्या है? जैसे सजीव मंडल है। ये देखिए यहाँ पर जो है एक जंगल टाइप में दिखाया हुआ है। इसमें जो है जैव मंडल है, ये सारे का सारा जैव मंडल में हम सभी शामिल हो जाते हैं, सारे जितने भी जीव जंतु हैं। उसके बाद ये स्थल मंडल दिखाया है। स्थल मंडल के अंदर जो है यहाँ पर ये जो दिखाया हुआ है ये स्थल मंडल है, और ये क्या है? जैव मंडल है। और ये है वायुमंडल जिसमें वायु है, और ये है जल मंडल। और उसके बाद जो है यहाँ पर दिखाया गया है मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें। मानव ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? जैसे इमारतें, जैसे पुल, पार्क, सड़क, उद्योग, मंदिर, मस्जिद, ये सब जो है किसके द्वारा बनाई गई है? मनुष्य के द्वारा। मनुष्य ने क्या क्या बनाया है? ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर स्मारक, कोई भी स्मारक है, जैसे ताजमहल एक स्मारक है, सड़कें हैं, उद्योग है, सड़क है, पुल है,
पार्क है, इमारतें हैं, ये सब मनुष्य द्वारा बनाई, ये भी पर्यावरण के ही घटक है। उसके बाद मानव भी पर्यावरण का घटक है। प्रकृति मानव निर्मित और स्वयं मानव। अब देखिए, एक व्यक्ति है, ये भी पर्यावरण का घटक है। परिवार पर्यावरण का घटक है। समुदाय ये भी पर्यावरण का घटक है। धर्म से संबंधित जैसे गुरुद्वारा है, चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, ये सब जो है पर्यावरण के घटक हैं। हम स्कूल में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, कमरे हैं, ये सब पर्यावरण का घटक है। आर्थिक रूप से जो बाजार होते हैं, आर्थिक रूप से जो क्रियाएं की जाती है, ये सब पर्यावरण के घटक है। राजनीतिक स्थिति जो आज के दिन है, ये सब, तो ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक। हमने क्या देखा यहाँ पर, पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है ये सब कुछ पर्यावरण के अंग है। इनमें प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं जो प्राकृतिक रूप से है, ये जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, जो ये हमने बताई आपको, ये मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, और खुद मानव, स्वयं मानव भी जो है पर्यावरण का अंग है। इसमें दो चीज़ें हैं जो मेन है, जैविक और अजैविक, यानी कुछ जीवीय है, कुछ अजीवीय है। सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु। अजीवीय जो निर्जीव है, जैसे स्थल मंडल है हमारा, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब अजैव के अंदर आ जाते हैं, निर्जीव पदार्थों में। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तुएं या प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इसको लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। कुछ परिघटनाएं जो है प्राकृतिक होती रहती हैं, कुछ मानव निर्मित होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों ही परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। इसमें जीवीय भी और अजीवीय भी दोनों ही सम्मिलित होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ये सभी चीज़ें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की ऊपर की जो परत है उसको हम क्या कहते हैं, स्थलमंडल, ऊपर की भू प्रॉपर्टी को। यह चट्टानों से बनी होती है, यह खनिजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी हुई होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम का मतलब होता है एक समान न हो, उसको कहते हैं विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महाद्वीपों में भी है ये, और महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। महासागरों की सतह भी कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं खाई है तो कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, अर्थात इसमें हम खनिज भी निकालते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है, ये पर्यावरण के क्षेत्र दिखाए गए हैं। इसमें जैसे दिखाया गया जलमंडल, इसके अंदर वायुमंडल है, इसमें जैव मंडल है, और इसके अंदर जैसे स्थल मंडल दिखाया गया है। ये पर्यावरण के क्षेत्र है। इसमें देखिए खेती बाड़ी भी हो रही है, साधन भी चल रहे हैं, जीव जंतु पानी के अंदर है, पेड़ पौधे हैं, ये सब चीज़ें जो है, जैसे ये देखो वायुमंडल में हवाई जहाज जा रहा है तो ये भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। पहाड़ है, ये सब चीज़ें जो हैं पर्यावरण के ही हिस्से हैं। बस्तियां हैं, ये पेड़ पौधे, फूल पत्ते, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो है हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं। जल, अब इसमें बताया हमने आपको स्थल मंडल,
स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस भूपरपट्टी या उसके ऊपर जो कठोर परत है उसको हम स्थलमंडल कहते हैं। जल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल का जो क्षेत्र है उसको जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। सभी प्राणियों के लिए ये आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से जो है मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जब वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? जैव मंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है। संकीर्ण का मतलब तंग, बीड़ा। यहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब बात होती है परितंत्र क्या है? परितंत्र क्या है? परितंत्र, इसमें एक छोटी सी कहानी बताई गई है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया है। केरल अपने भारत का एक राज्य है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार जो है बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, जैसलमेर राजस्थान का हिस्सा है। केरल, ये ऊपर बताया केरल का, और जैसलमेर राजस्थान में है। हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर तथा रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। यानी वहाँ पर जो बताया कि ऊँट भी तो मिलते हैं, अर्थात जहाँ जैसा स्थल है वैसे ही वहाँ पर जीव जंतु हैं। ये नीचे आपको जो है चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया चित्र में? देखिए, यहाँ पर जल है, जल के अंदर जो है फूल खिले हुए हैं, कुछ घास है, पेड़ पौधे साथ में हैं, झरना है, पशु हैं, हिरन है, यहाँ पर जैसे गाय दिखा रखी है। ये एक ताल दिखाया हुआ है, यानी एक तालाब है। तो एक तालाब भी परितंत्र का हिस्सा है। यानी क्या एक तालाब परितंत्र है? यस, एक तालाब भी परितंत्र है। उस तालाब पर भी बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलते ही हैं। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी दिखाई मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थलों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर ही निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। जो आसपास का पर्यावरण है उसके ऊपर ही निर्भर होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। एक दूसरे पर आश्रित कैसे होते हैं? उनको एक दूसरे से ही जीवन का जो है भरण पोषण का जो भी जरिया है वो एक दूसरे से मिलता है। जीवधारियों को आपसी में एवं आप अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल, ये सभी परितंत्र हो सकते हैं।
क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उनके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता? बिल्कुल बनाता है। कोई भी तालाब है, छोटा पार्क है, छोटा सा पार्क भी एक परितंत्र बनाता है। उस पार्क में पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस घास होता है, और जो है फूलों वाले पेड़ पौधे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु उनके कारण अपना जीवन यापन करते हैं। जैसा आपने देखा होगा पार्क के अंदर जो है फूल पत्ते वाले फूल वाले जो पौधे होते हैं, उनमें तितलियां हैं, छोटे मोटे और कीट पतंगे भी रहते हैं, और बहुत सारे जीव जंतु आपको मिलेंगे। लोग भी वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। तो इस प्रकार से पार्क भी एक परितंत्र बनाता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी सारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति मतलब वस्तुओं का लेन देन, यानी वस्तु के बदले में वस्तु। जैसे कपड़े के बदले में अनाज, अनाज के बदले में कोई और चीज़ ले ली, जो भी हमें आवश्यकता की चीज़ थी, तो उसको कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले में वस्तु। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। वाणिज्य का मतलब क्या है? यानी एक तो होता है वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु। एक होता है वाणिज्य। वाणिज्य के अंदर जो वस्तुओं का विनिमय होता है वो धन के लिए होता है, यानी जो धन के लिए जो है वस्तुओं का क्रय विक्रय होना, उसको वाणिज्य कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हुआ। परिवहन यानी जो साधन हम जिनमें, जैसे बस है, ये भी एक परिवहन का साधन है। ट्रक है, ये एक परिवहन का साधन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत का मतलब तेज, बहुत तेज। यानी सूचना क्रांति क्या है? सूचना क्रांति जैसे जो है एक जगह की सूचना दूसरी जगह पहुँचाना। और आज तो सूचना क्रांति बहुत ही ज़्यादा जो है तेज हो चुकी है। आपको पता है जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से तुम घर के अंदर पढ़ रहे हो, ये भी सूचना क्रांति का ही एक हिस्सा है। और अब जो है संचार के साधन जो है और भी ज़्यादा सरल हो गए। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना जो है आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। समरसता के साथ रहना चाहिए पर्यावरण के साथ, यानी ऐसे रहना चाहिए पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और जो है खुद भी सही ढंग से जीवित रहे। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाकर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और आप इसको अच्छी तरह से सुनें और इसको जो है पढ़ें ताकि आप इसको याद कर सकें। उसके बाद मैं आपको इनके प्रश्न उत्तर दूंगा। धन्यवाद।